नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। बता दें कि रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ रामपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें पेश करने का आदेश दिया है। ये मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव का है और उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जयप्रदा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये मामला रामपुर की MP MLA कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की सुनवाई के दौरान जयप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जयप्रदा पर चुनाव प्रचार के दौरान ये मामला दर्ज हुआ था, उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हुए थे। इस मामले में जयप्रदा की पिछली कई तारीखों से कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह वारंट अब दोबारा जारी किया गया है। बता दें कि 17 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है और उनके खिलाफ NBW वारंट जारी किया गया है। थाना स्वार पर वर्ष 2019 में NCR नंबर 59/19 धारा 127 से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में मामला जयप्रदा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। वह पत्रावली पिछली तिथि से जो है 313 पे नियत है। पिछली तिथि पे भी जयप्रदा हाजिर नहीं हुई थी, माननीय न्यायालय ने NBW जारी किया था और कल की तिथि नियत थी। उसमें जो है पुनः आज उपस्थित नहीं आई हैं। रिपोर्ट NBW का था कि वो वहाँ पे मिली नहीं है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शामली की, जहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राकेश टिकैत और जयंत चौधरी शामिल हुए। तो यूपी के शामली में पिछले पेराई सत्र का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान नहीं होने से परेशान किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया और यह धरना प्रदर्शन लगातार 80 दिनों से जारी है। बता दें कि धरने के चलते खाप चौधरियों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और RLD चीफ जयंत चौधरी महापंचायत और धरने में शामिल हुए। तो वहीं राकेश टिकैत और जयंत चौधरी सरकार पर जमकर बरसे। राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि फसलों के अच्छे दाम किसानों को मिले और अनुपात के हिसाब से ही फसल को बोया करें। इस मामले में जयंत चौधरी का कहना है कि हम लोग किसानों का समर्थन करते हुए धरने पर पहुंचे थे। आज कुछ न कुछ निर्णय जरूर निकलेगा, लेकिन अधिकारी और मिल प्रशासन के बीच हुई वार्तालाप विफल रही। किसानों का 14 दिन के अंदर ही गन्नों का बकाया भुगतान हो को लेकर किसानों ने 80 दिन से होली उनका भुगतान नहीं मिल रहा, तो इसमें RLD क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी? RLD तो किसानों की ही पार्टी है, सारे हमारे लोग हैं। लगातार जब से धरना चल रहा है, विधायकगण भी आए, किसान भी हमारे ही हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के साथ हम खड़े रहें। आज हम इस उम्मीद को लेकर आए थे कि कुछ हल निकलेगा, लेकिन प्रशासन के रुख को देखते हुए और जो काम मिल को करना चाहिए, मालिकों को भी समझना चाहिए कि किसान सबसे पहले आपने वो तब शोहरत कमा पाएंगे अगर किसान उनका सहयोग करेंगे। सरकार किसान आज ये चाहता है कि 14 दिन में उनका भुगतान हो। 338 करोड़ सिर्फ शामली के 3 मिलों का बकाया है। चौधरी साहब आगे की रणनीति क्या है? सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही। देखो, ये जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों की है, यहाँ से रिपोर्ट जानी चाहिए। और जो शुगर फैक्ट्री भुगतान नहीं कर रहे उनकी भाई जमीन में होगी, जमीन उनके जमीन दे के इनका भुगतान हो जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां धन्वंतरी जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। तो बागपत में आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी धूमधाम से धन्वंतरी जयंती मनाई गई। बता दें कि बागपत जिला मुख्यालय पर आयोजित आयुर्वेदिक दिवस के मौके पर कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बागपत के BJP सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाकाहारी भोजन से बीमारियां दूर होती हैं। सांसद ने लोगों से नियमित योग और शाकाहारी भोजन अपनाने की अपील की। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। सांसद जी आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आयोजित 8वां अष्टम आयुर्वेदिक दिवस आज बागपत जिले में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज धन्वंतरी जयंती भी है। इस धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक दिवस पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सारी अपने बागपत की इस जनता को, सभी अपने नागरिकों को, माताओं बहनों को, अपने सभी युवा साथियों को स्वस्थ रहने की उनको जो मंगल कामनाएं देता हूँ।
साथ ही साथ क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए जहाँ भगवान। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बागपत में डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से देखिए, आज उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आयोजित बड़ौत एसडीएम सुभाष 8वां अष्टम हाईवे पर आयुर्वेदिक दिवस आज बागपत जिले में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज धन्वंतरि जयंती भी है। इस धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेदिक दिवस पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सारी अपने बागपत की जनता को, सभी अपने नागरिकों को, माताओं बहनों को, अपने सभी युवा साथियों को स्वस्थ रहने की उनको जो मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए जहाँ भगवान धन्वंतरि को हम लोग याद करते हैं, भगवान धन्वंतरि ने ये कहा था। पैनी नजर रखी जा रही है, अगर कोई भी युवक मिलावट करता पाया जाएगा। देखिए, आज आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों का समूना संग्रह और नष्टीकरण किया जा रहा है। अभी हमें सुबह सूचना मिली थी कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली को मावा सप्लाई करने की गाड़ी सुबह जाएगी, तो लगभग 6 बजे हमने औद्योगिक पुलिस चौकी बड़ौत वहाँ पर उस गाड़ी को पकड़ा। तो उसमें हमने देखा तो अंदर लगभग 5 कुंटल मावा था और वो बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का था। तो उसके हमने नमूने लिए, साथ में एसडीएम बड़ौत साहब के नेतृत्व में उसको तुरंत हमने नष्टीकरण भी कराया है। और मावे की जो सैंपल की जांच रिपोर्ट जैसे भी आई लैब से, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई। जैसे सर बिनौली में आप छापामारी कर रहे हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। ताजा मामला लेखपाल के रिश्वत लेने का है। बता दें कि लैंड विभाग के लेखपाल रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। दरअसल एक वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लैंड विभाग के लेखपाल पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें सौदा हो रहा है। वायरल ऑडियो में नोएडा अथॉरिटी का लेखपाल मनोज कुमार सिंघल बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में पीड़ित किसान और लेखपाल आपस में लेन देन की बातें करते भी नजर आ रहे हैं। लेखपाल की तरफ से पैसों की डिमांड की जा रही है, तो वहीं ट्राई सिटी टुडे के पास एक वीडियो भी किसान की तरफ से उपलब्ध कराया गया, जिसे लेखपाल पैसे देते हुए दिखाई दे रहा है। लेखपाल के रिश्वत लेने का वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस मामले को लेकर पीड़ित किसान की तरफ से सोशल मीडिया पर सीओ को टैग कर कार्रवाई के लिए एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक सौतेले पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। तो संभल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सौतेले पिता ने शराब के नशे में धुत अपनी सौतेली बेटी को पटक कर मार डाला। इसके साथ ही अपनी गर्भवती पत्नी और सौतेली बेटी दूसरी बेटी को भी जमकर पीटा। बच्चे की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही शव आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हयातनगर थाना इलाके के मोहल्ला नवादा निवासी अशरफ उर्फ मुन्ना गुरुवार रात को नशे में धुत होकर घर पहुंचा था, जहां अशरफ और पत्नी साइस्ता के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान उसने पत्नी और बच्चियों को पीटकर घायल कर दिया, जहां उसने 2 साल की बेटी जन्नत की जमीन पर पटककर हत्या कर दी। तो वहीं दूसरी बेटी मन्नत गंभीर रूप से घायल हुई, जहां पत्नी साइस्ता और दूसरी बेटी के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में लगी। समय उसने जब मारा था, बेरहमी से मारता जा रहा था, जब तक बच्ची नहीं मरी, जब तक वो मारता रहा आपका पति, तो उस टाइम क्या बोल रहा था वो? दूसरा औरत ने आदमी ने कहा भाई बच्चों के क्यों मार रहा हूँ, तो इनने ये क्या बच्चे मेरे हैं तो मैं मार रही हूँ, तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, मैं अपने बच्चों को तो मार रहा हूँ, ये क्या ये ने क्या। जब तक मारता रहा, जब तक बच्ची मरना गई। कितनी बड़ी बच्ची थी जो मरी है? जी जिसकी मौत हुई है वो बच्ची कितनी बड़ी थी? 2 साल की। 2 साल की। कितनी? 9 नवंबर की रात्रि को 8:30 बजे थाना हयातनगर पर पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला सरायतरीन में रहने वाले मुन्ना हसन और नफीस ने नशे की हालत में अपनी पत्नी शाइस्ता बेगम, जिससे उसकी 5 माह पूर्व शादी हुई थी, तथा शाइस्ता की 2 बेटियां जो उसकी पूर्व पति से थीं, जिनकी उम्र 3.5 साल और 2 वर्ष है, को पीटा, जिस
किस तरीके से क्या मामला हुआ? ये प्रेग्नेंट महिला पड़ी हुई है, पुलिस लेके आई हुई है, कौन सा मोहल्ला, कहाँ के रहने वाले, थाना कौन सा है, क्या है पूरा मामला ये? थाना यादनगर है। सबसे पहले इनकी शादी जो हुई थी दरबार लगता, दरबार के अंदर चांद नाम का लड़का, उससे शादी हुई थी। उसके बाद में वो जेल चला गया था, जेल से आने के बाद में इनके साथ शादी हुई। ये दोनों घर में। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं बांदा की, जहां मेडिकल कॉलेज से एक युवती लापता हुई, जिसके बाद युवती का शव मेडिकल कॉलेज कैंपस में मिला। तो बांदा मेडिकल कॉलेज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां डिलीवरी के बाद एक महिला अचानक लापता हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिजनों ने डीएम से शिकायत कर खोजबीन की गुहार लगाई, जहां 24 घंटे बाद महिला का शव मेडिकल कॉलेज कैंपस के नाले में मिला। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि यह मामला रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज कैंपस का है। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि 3 नवंबर को डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था। इसके बाद ऑपरेशन से बेटी को महिला ने जन्म दिया, जहां 8 नवंबर को जब वो सभी लोग सो रहे थे तभी नवजात बच्ची बेड पर थी, लेकिन महिला गायब मिली। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। आरोप है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात की और शिकायत की। इस पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। इस बीच महिला का शव कैंपस के नाले में मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। परिजनों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कॉलेज मेडिकल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई। सर, अभी एक डेड बॉडी मिली है मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्या है पूरा मामला? ये एक पेशेंट थी जो इमरजेंसी में भर्ती थी और वो कल सुबह 7 तारीख की सुबह कल 7 थी नहीं, कल 8 थी, 8 तारीख की सुबह वो अटेंडेंट ने देखा कि वो मरीज़ हमारी गायब है। स्टाफ ने भी देखा उसको और फिर उसका तलाश की गई। जब नहीं मिला तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस भी आपका? मेरा नाम हुआ राम जी। अच्छा, ये बताइए क्या मामला हुआ अभी? यहाँ पे हम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जो बांदा में, यहाँ पे हमारा एक मरीज़ भर्ती हुआ था 3 तारीख को डिलीवरी के लिए। तो इन्होंने सीजर करके ऑपरेशन करके डिलीवरी हुई और उसके बाद यहीं सही सलामत बच्चा भी रहा और माँ भी रहा, कोई दिक्कत। अस्पताल में भर्ती हुई थी 1 तारीख को और ऊपर करिए थाना असर्रा ग्राम। ये इनकी डिलीवरी हुई थी और ये कल सुबह 7 बजे से गायब थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल खोजबीन की। आज यहाँ पे की डेड बॉडी मिली हुई है। इसमें फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड हमारा और वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ रहे हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है यहाँ के अधिकारियों से, डीएम एसपी से कि आएँ और हम गरीब आदमी, हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारे साथ ऐसे मरीज को हुआ है, इस तरह किसी मरीज के साथ दूसरी घटना इस मेडिकल कॉलेज में ना हो। जो लोगों ने ऐसा घटना का। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रामपुर की, जहां एक मासूम के साथ कुकर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो रामपुर में लापता हुए 8 साल के मासूम बच्चे की कुकर्म के बाद ईंट से कुचल कर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। बच्चे के लापता होने पर उसके पिता ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे फुटेज के हाथ लगी, जिसमें आरोपी बच्चे के साथ खेत में ले जाता नजर आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला बिलासपुर के रुद्र बिलासपुर चौकी क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। पुलिस ने गन्ने के खेत से मासूम बच्चे का शव भी बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। शत्रुधन है, सोढ़ी कॉलोनी रुद्रपुर स्टेशन के पास के रहने वाले हैं। कल इन्होंने थाने पर आकर एक तहरीर दी थी कि उनका पुत्र द्रव्यम जो 8 वर्ष का था, उसे उनका पड़ोसी जो किराएदार था शिवम, वो बहला फुसला कर ले गया था और आज उसका सब ईख के खेत में मिला है। जो शत्रुधन है उसने बताया था कि शिवम उसके लड़के पर बुरी नज़र रखता था और शायद जो है दुराचार के लिए उसने ये हत्या की है। शत्रुधन को ये बात कंफर्म हुई जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगे हुए थे उसमें। तो बुलेटिन में बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने
2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो कासगंज में पुलिस और गौवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। इस दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने घायल हुए बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि दोनों बदमाश कासगंज नगर के छप्पर बाली गली बड्डू के नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 3 खाली खोखे, 2 कारतूस, एक बाइक के अलावा 6000 रुपए की नकदी भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। चोरों से अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण सर? आज दिनांक 9/10 नवंबर की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक चोरों को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि करुआवाड़ा क्षेत्र में कुछ संदिग्धों का मूवमेंट है। इस जानकारी पर उन्होंने अपनी टीम के साथ चौराहे पर चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान देर रात्रि एक काले रंग की मोटरसाइकिल से कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाई दिया। टार्च जलाकर जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा तत्काल पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। नज़दीक जाकर के उससे पूछताछ की गई तो उसका तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुलेल गैंग का भांडाफोड़ कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। तो नोएडा में सेक्टर 113 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने गुलेल गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गुलेल गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चोरों के कब्जे से चोरी किए गए 21 लैपटॉप, 2 गुलेल, स्टील की 9 गोलियां और बाइक बरामद की। बता दें कि पुलिस ने FNG रोड में चेकिंग अभियान के दौरान दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी गुलेल से खड़ी कारों को निशाना बनाते थे, जिसके बाद वो कार में रखे लैपटॉप, मोबाइल और कीमती सामान चोरी कर आसानी से फरार हो जाते थे। थाना सेक्टर 113 की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक लैपटॉप चोरी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। यह गैंग गाड़ियों में ये शीशे तोड़कर, गुलेल से पहले शीशे तोड़ते, उसके बाद गाड़ी के अंदर जो लैपटॉप रखे होते थे उनको चोरी करते थे। इनके पास से करीब 21 लैपटॉप, कुछ चार्जर, 2 गुलेल, कुछ लोहे के छल्ले और उसके अलावा इनके पास से करीब इस समय 6 घटनाएं कनेक्ट भी हुई हैं और इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। करीब इनके ऊपर पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं और ये लोग दिल्ली NCR में पिछले 3 से 4 महीने से तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम